स्वागत है आपका सुहानी कहानी पर, जहां मैं सुहानी आपको सुनाती हूँ रोज एक नई कहानी। आज हम सुनेंगे कृष्ण चंद्र की लिखी कहानी खिड़कियां। अचानक चांद झील की सतह पर कमल के फूल की तरह खिल गया और ग्रैंड होटल की सारी खिड़कियां जो किनारे की तरफ खुलती थी, एक एक करके खुलने लगीं और उनकी चौखटों से तरह तरह के पर्यटकों के चेहरे बाहर झांकने लगे। पूरे चांद की रात थी, इसीलिए पूरा दृश्य दूधिया चांदनी में धुल गया था। दूर तक पहाड़ों के फैले हुए सिलसिले किसी स्वप्निल मौन में खोए हुए मालूम होते थे। बादलों के काफिले तुंगमा दर्रे से गुजरते हुए वहीं थक कर सो गए थे। झील के किनारे बोट क्लब की गुलाबी रंग की 7 मंजिला बिल्डिंग यूं उकड़ू बैठी थी जैसे कोई जोगी आलती पालती मारे ध्यान से मग्न हो, और झील के ऐन बीच में चांद जैसे बच्चा पालने में। दूर झील की स्वच्छ सतह के चारों ओर बेद मजनू के सायों से उलझती हुई, कतराती हुई, लहराती हुई वो अकेली सुनसान सी सड़क जैसे कोई सुंदरी दर्पण के चारों तरफ अपना रिबन रखकर भूल जाए। अत्यंत सुंदर दृश्य था, किंतु होटल भी अत्यंत सुंदर था। किनारे की तरफ खुलती हुई खिड़कियों के फ्रेम मोतिया रंग के थे। उनके अंदर दोहरे पर्दे झिलमिला रहे थे। बाहर के पर्दे फूलदार रेशमी कपड़े के, अंदर के पर्दे झिलमिलाती हुई लस के, और उन दर्पण के समान पर्दों के अंदर से झांकने वाले लोग भी बहुत सुंदर थे। पहली खिड़की। एक पारसी सुंदरी का मुखड़ा बाहर झांक रहा है। चेहरे पर ऐसे अनचीनी मुस्कुराहट है जैसे वो मनमोहक पारसी सुंदरी चांद को नहीं, अपने विवाह के केक को देख रही हो। पहले दोनों हाथों से ताली बजाती है, फिर दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर कहती है, ए फामरोज फामरोज। कमरे के अंदर से एक कड़वी सी आवाज आती है, सूंछ है। मूंछ है, मून, पारसी सुंदरी बताती है। ए जल्दी आओ नी। मैं काम कर रहा हूं। पुरुष फिर कठोर स्वर में कहता है, कामसू कवाली दो, जल्दी आओ नी, रोमांटिक नजारा। ओ डैम, कहकर पुरुष भी खिड़की में आता है। उसकी आधी चांद गंजी है और आधी नाक आगे को मुड़ी हुई है, लगभग एक हुक की तरह। वो नाक ऐसी है कि उसे आसानी से झील के पानी में डालकर उससे मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। पुरुष पहले तो बहुत नाराज दिखाई देता है, परंतु बाहर का दृश्य देखकर नरम पड़ जाता है। धीरे धीरे मुख पर बीते हुए दिनों के हसीन साये से झिलमिलाने लगते हैं। वो पारसी सुंदरी उसके बिल्कुल निकट आ जाती है। वो उसकी कमर में अपना हाथ डाल देता है और कहता है, खुर्शीद। हाँ फामरोज, तुमको याद है, इतना ही बड़ा मून था, बल्कि इससे भी डबल होगा, जब हम तुम्हारा घर का टेरेस पर कुंबाला हिल पर बैठे हुए थे और तेरे बाप ने मुझको शादी के लिए ना कर दी थी। हाँ याद है, पर तुमने मेरे बाप को अपने बाप की पासबुक दिखाई थी और मेरे बाप को विश्वास हो गया था कि तेरा बाप भी मेरे बाप की तरह लखपति है। फिर तेरे बाप ने मेरे बाप का पासबुक वापस कर दिया था और तेरी मेरी शादी फिक्स कर दी थी, याद है? कहकर खुर्शीद बाई ने फामरोज के कंधे पर अपना सिर रख दिया। फामरोज थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, खुर्शीद। हाँ फामरोज। अगले वर्ष हम लोग दार्जिलिंग चलेगा। सुना है उधर मूनलाइट का नज़ारा बहुत हाई क्लास होता है। मूनलाइट नहीं डार्लिंग, सनसेट, जब सूरज पहाड़ के पीछे डूबता है। तो अगले साल हम लोग दार्जिलिंग सनसेट देखने चलेगा, मगर उधर का मूनलाइट भी गजब का है, एकदम बम्बई के जुहू का माफिक। फिर दोनों प्रशंसा सूचक दृष्टि से चांद की ओर देखने लगते हैं। दूसरी खिड़की। घुंघराले बालों वाला, शायराना आंखों वाला,
रंगीन शर्ट वाला एक सुंदर लंबा चौड़ा नवयुवक खिड़की में खड़ा होकर चांद की तरफ देखकर एक आह भरता है। अचानक कमरे के अंदर से एक आवाज आती है, दिनेश, दिनेश। नवयुवक सिगरेट का एक कश जोर से लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक देता है और फिर बुरा सा मुंह बनाकर कहता है, हाँ शर्मिष्ठा, क्या है? 11 बज गए, कब सोओगे? नवयुवक खिड़की से मुंह फेरकर कमरे की तरफ देखकर कहता है, अभी नींद नहीं आती। फिर वही कमरे के अंदर से आवाज आती है, पलंग पर लेटोगे तो आ जाएगी। तुम सो जाओ, मैं आता हूँ, जरा एक सिगरेट और पी लूँ। ये कहकर वो नवयुवक अपनी जेब से डिब्बी निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाता है और चांद से पूछता है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इतने में शर्मिष्ठा खिड़की में आ गई। छोटे कद की, भारी शरीर की, फसौटे बालों वाली बहुत कुरूप स्त्री है। उसके गहरे मेकअप ने उसे और भी कुरूप कर दिया है। आते ही वो दिनेश का बाजू पकड़कर उसे अंदर कमरे की तरफ घसीटते हुए कहती है, रात भर अब चांद की तरफ देखते रहोगे तो नींद कैसे आएगी? देखते नहीं हो 11 बज गए हैं, चलो अब सोएं। तुम जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। शर्मिष्ठा बड़े प्यार से कहती है, चलो दिनेश। उसका बाजू पकड़कर फिर घसीटती है। दिनेश क्रोध से बाजू छुड़ाकर लगभग चिल्लाकर कहता है, कह दिया जो कह दिया, मैं बाद में सोऊंगा, बार बार परेशान क्यों करती हो? शर्मिष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, जब देखो चांद को देखते रहते हो, मेरी तरफ कभी नहीं देखते, क्या रखा है इस मुए चांद में? शर्मिष्ठा रोती हुई खिड़की से चली जाती है। कुछ क्षण तक उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। फिर दिनेश क्रोध में आकर खिड़की बंद कर देता है। तीसरी खिड़की। एक अधेड़ आयु का आदमी खिड़की से लगा चांद की ओर देख रहा है। उसके एक हाथ में शराब का गिलास है, दूसरे में सिगरेट है। कभी एक कश लेता है, कभी एक घूंट पीता है, कभी चांद की तरफ बड़ी बेचैन निगाहों से देखता है, फिर घबराकर अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता है। फिर खिड़की से कमरे के अंदर चला जाता है। खिड़की कुछ क्षणों के लिए खाली हो जाती है। इतने में कमरे की घंटी बजने की तेज आवाज आती है। फिर वही अधेड़ आयु का आदमी खिड़की में आ जाता है और तेजी से शराब के 2-3 घूंट और सिगरेट के 2-3 कश जल्दी जल्दी लगाता है। मालूम होता है उसकी बेचैनी क्षण प्रति क्षण बढ़ रही है। इतने में खिड़की में उसके समीप होटल का एक पैरा प्रकट होता है। यस सर। अरे वो अभी तक नहीं आई। बस आती ही होगी। कब आएगी? उसने बोला था 11 बजे के बाद आएगी। ठीक ठीक बताओ, तुम गए थे उसको लेने के लिए? हुजूर जो ठीक ठीक पूछते हो, तो मैं तो नहीं गया था, क्योंकि मुझको मैनेजर साहब ने काफिर हिल वाली मैम साहब के बंगले पर भेज दिया था। इसीलिए मैं 11 नंबर के बैरे को बोल गया था। वो क्या बोलता है? वो बोलता है साहब कि उसको 18 नंबर की मेम साहब ने एक टेलीग्राम देने के लिए पोस्ट ऑफिस भेज दिया था। इसीलिए वो जाते जाते 9 नंबर के बैरे से कह गया था। तो वो 9 नंबर का बैरा किधर है? उसको बुलाओ इधर। 9 नंबर का बैरा अपने घर गया है जी। फिर वो मुझको बोल गया कि वो उसको बोलने के लिए गया था, मगर वो घर पर नहीं थी। तो वो उसके घर पर किसी से बोल के आया है कि इधर 11 बजे तक आ जाओ, और वो बोले कि हम उसको बोल देगा कि तुम बोलता है कि साहब ने बोला है कि शट अप। जी हुजूर। गेट आउट। यस सर। बैरा जल्दी से खिड़की से गायब हो जाता है। अधेड़ आयु का आदमी चांद की तरफ देखते हुए शराब का ग्लास खाली कर देता है और खिड़की से मुड़ते हुए कहता है, हेल, ऐसी खूबसूरत चांदनी रात गारत हो गई, ब्लडी स्वाइन। चौथी खिड़की। खिड़की के एक पट पर एक नवयुवक बहुत ही सुंदर पोज बनाए खड़ा है
और उसके बिल्कुल सामने एक परी सी सुंदर लड़की तंग और चुस्त कमीज सलवार पहने इस तरह खड़ी है जैसे वो कैमरे के सामने हो। लड़की प्रसिद्ध हीरोइन चांदवाला है। लड़का प्रसिद्ध हीरो सुखदेव राज है। लड़का प्यार से चांदबाला को मर्जानी कहकर पुकारता है। लड़की हीरो को लाड़ से टिच्चू कहती है। मर्जानी, टिच्चू, वो चांद तुमसे अधिक सुंदर नहीं है, पर तुम चांद से अधिक सुंदर हो। हीरो हंस पड़ता है और पोज बदलता है और कहता है, ये किस फिल्म के डायलॉग थे? भूल गए? मैं मर गई सैया के थे। बड़े प्यार से डायलॉग लिखे थे सैलाब लखनवी ने। सैलाब लखनवी नहीं, साहब लखनवी ने। अच्छा। हीरोइन बड़े प्यार से अच्छा कहकर पोज बदलती है। हीरोइन के पोज बदलने से हीरो भी पोज बदल लेता है और कहता है, मर्जानी, हाँ टिच्चू, देखो एक चांद आसमान पर है, एक झील में है, एक मेरी खिड़की में है, एक मेरी आंखों में है, एक मेरे दिल में है, एक मेरी रूह में है। हीरो दोनों बाजू फैलाकर, आओ इस चांदनी रात में कहीं खो जाएं, दीन और दुनिया से बेखबर सो जाएं, सच्चे प्रेम के साबुन से झूठी मोहब्बत के इल्जाम को धो जाएं। ये मोहब्बत है कि किसी साबुन कंपनी का विज्ञापन है? हीरो हंसकर स्वर बदलकर कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये साबुन कंपनी वालों की ही फिल्म के डायलॉग थे। कमबख्त ऐसे जबान पर चढ़ गए हैं कि असली सिचुएशन पर भी नकली डायलॉग जबान पर आ जाते हैं। हीरो खिड़की से जरा हीरोइन की तरफ झुकता है और आंखों में और स्वर में एक विशेष रंग पैदा करते हुए कहता है, मर्जानी। हीरोइन भी हीरो के समीप उतनी ही झुकती है और सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, टिच्चू, मेरे टिच्चू। इतने में कमरे के बाहर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती है और कोई भारी स्त्री का स्वर कहता है, चांदबाला, चांदबाला, अरे तू तो 2 मिनट के लिए आई थी। हीरोइन घबरा कर कहती है, माताजी बुला रही हैं, मैं जाती हूँ। आई माताजी। एक हवाई चुम्बन उड़ाते हुए चली जाती है। खिड़की में हीरो अकेला खड़ा है। चांद को देखकर एक नया पोज देता है और मुस्कुराता है। 5वीं खिड़की। 2 आदमी नाइट गाउन पहने खिड़की की तरफ पीठ किए एक दूसरे से बातों में व्यस्त हैं। एक के हाथ में फाइल है और दूसरे के हाथ में कुछ कागज हैं। ओए खन्ना, मैं कहता हूँ कि अगर तू चीफ सेक्रेटरी को पटा ले तो 50 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। सरदार सिंह, मैं चीफ सेक्रेटरी को पटा लूंगा। और छड़ यार, पहले भी तू ऐसा ही कहता था। खामखाम मेरे 10,000 रुपए गुल कर दिए और काम भी न बना। मगर एदगी कहता हूँ सरदार सिंह, तू देखता जा मैं कैसे चीफ सेक्रेटरी को पटाता हूँ। जरा सा घूमकर खिड़की से बाहर एक दृष्टि डालकर, ओ सरदार सिंहा, आज तो फुल मून है। सरदार सिंह चांद की तरफ एक सरसरी सी निगाह डालकर फिर पीठ मोड़ लेता है और कहता है, ओ छड़ पुत्तर मूंदा, ध्यान कर आटे नूंदा। अगर तू चीफ सेक्रेटरी को पटा ले तो इस सौदे में 50 लाख का प्रॉफिट है और मैं तुझको तेरी कमीशन के अलावा 15% पार्टनरशिप देगा। अब ये देख और हिसाब कर कि अगर फुल प्लांट गवर्नमेंट मंजूर कर दे तो। इतना कहते हुए सरदार सिंह खन्ना की कमर में हाथ डाले उसे खिड़की से परे ले जाता है। खिड़की खाली हो जाती है। 6ठी खिड़की। एक मध्यम कद के आदमी का उदास और गंभीर चेहरा चांद की तरफ देखकर ख्यालों में खोया हुआ है। पीछे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है, परंतु उस आदमी के सोच में डूबे हुए चेहरे से पता चलता है जैसे उसे इस दस्तक का पता ही नहीं चला। वो आदमी उसी तरह चांद की तरफ देखता हुआ
अपने सोच में डूबा हुआ है। इतने में कोई दबे पांव चलता हुआ धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ता है। सोच में डूबे हुए आदमी को उस दबी दबी आहट का भी पता नहीं चलता। होठों को दांतों से दबाए एक सुंदर स्त्री दबे पांव चली आती है। उसने घुड़सवारी का लिबास पहन रखा है, खुले कॉलर वाली कमीज, ब्लू जोधपुरी, हाथ में एक छोटा सा चाबुक। खिड़की के पास आकर वो पुरुष के मुख की तरफ ध्यान से देखती है जो सोच में डूबा हुआ है। उसे देखकर आप ही आप मुस्कुराती है। वो आदमी चौंक जाता है और उस स्त्री की ओर घूमे बिना एक हाथ से उसकी पलकों में उंगलियां फेरने लगता है। स्त्री कहती है, चांदनी रात में घोड़े की सवारी का बहुत आनंद आया, काश तुम भी चल सकते। अब जोड़ों का दर्द जाता रहेगा तो मैं भी चला करूंगा। उफ, मुझे तो फिर से भूख लगी है। घुड़सवारी के बाद बेहद भूख लगती है। क्या खाऊं? टिफिन कैरियर में कुछ चिकन सैंडविचेस रखे हैं, वो खा लो। वो स्त्री खिड़की से कुछ क्षणों के लिए गायब हो जाती है। अब जो आती है तो चिकन सैंडविचेस खाते हुए आती है और खाते खाते पूछती है, तुम क्या करते रहे? मैं चांद को देखता रहा और तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। झूठ बोलते हो, तुम तो किसी सोच में डूबे हुए थे। समीप आकर शोखी से किसकी याद सता रही थी? तुम्हारे होते हुए इस सुंदर चांदनी में भला किसी और की याद आ सकती है? स्त्री खुशी से आह भरकर बोली, हाँ, ये चांद बहुत सुंदर है। इसने जिंदगी के हर गम पर हमारे प्यार को रास्ता बनाया। इसने हमारी आहें भी सुनी हैं, हमारे आंसू भी देखे हैं, हमारी चाहत के चुंबन भी महसूस किए हैं। एक एक करके याद करो ये सुंदर चांदनी रातें। हाय, मुझसे कोई सारी रात ले ले, मेरा चांद मुझे दे दे। पुरुष, एक दिन वो भी आएगा। इंसान ने सितारों पर कमंद फेंकी है, चांद सबसे पहले हमारे जाल में आएगा। स्त्री, हाय, मेरा जी चाहता है मैं अभी सबसे पहले चांद पर जाऊं। खिड़की के नीचे से अचानक एक आवाज उठती है, एक रोटी दे दो, सुबह से भूखी हूं, मेम साहब की जोड़ी सलामत रहे, एक रोटी दे दो। पुरुष और स्त्री दोनों घबराकर खिड़की के नीचे देखते हैं तो उनकी खिड़की के बिल्कुल नीचे भूरी बजरी के फर्श पर फटे पुराने चीथड़े पहने 8-9 वर्ष की आयु की एक लड़की खड़ी है। दुबला पतला सा भूखा चेहरा, भूखे होंठ, भूखी निगाहें, पतली पतली बाहें, फैला हुआ हाथ बनकर ऊपर उठी हुई हैं। एक रोटी मेम साहब। वो स्त्री जो सैंडविच खा रही है अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए एक सैंडविच को देखती है। अचानक पुरुष उसे रोक देता है और नीचे देखकर जरा ऊंची आवाज में पूछता है, चंदा मामा लेगी? रोटी बाबूजी। देख तेरे चंदा मामा कितने सुंदर हैं, बता चांद पे जाएगी? रोटी बाबूजी। बेसमझे बूझे उस लड़की ने सैंडविच की तरफ देखकर रट लगा रखी थी। क्या करते हो? क्यों उस गरीब बच्ची को तंग करते हो? वो स्त्री जरा क्रोध से बोली और उसने अपना सैंडविच नीचे गरीब भिखारिन की झोली में गिरा दिया। सैंडविच लेकर वो भिखारिन फौरन वहां से भाग गई। अब वो तेजी से सैंडविच खाती जा रही थी और भागती जा रही थी और पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी, जैसे उसके पीछे कोई पीछा करता हुआ उसका सैंडविच छीनने के लिए आ रहा था। स्त्री के नेत्रों में आंसू आ गए। पुरुष ने कहा, जो लोग ऊपर की मंजिल में रहते हैं वो लोग जरूर चांद में जाएं और चांद को प्राप्त कर लें। चांद पर जाना अच्छा है और मानवता के लिए बहुत लाभकारी भी है, परंतु वो लोग जो निचली मंजिल में रहते हैं उन करोड़ों इंसानों को तो अभी तक वो चांद भी नहीं मिला जो आध पाव गीले आटे से तैयार होता है
और दिन रात के परिश्रम से उतरता है। आसमान के ऊपर शून्यों में घूमने वालों, एक नज़र धरती की ओर भी देखो और देखो कि किस मुसीबत से इंसान अभी तक उस नन्हे से स्पुतनिक को ढूंढ रहा है जिसका नाम रोटी है। ये तुम्हारी फिलॉसफी की क्लास नहीं है। तुम यहाँ हिल स्टेशन पर आराम करने के लिए आए हो। उस स्त्री ने अपने आंसू पोंछते हुए बड़े गर्व और प्यार से अपने पति की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो अब आराम करो, रात बहुत बीत गई है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए खिड़की से परे चले गए। नीचे झील में चांद लहरों के पालने में लेटा हौले हौले हुमक रहा है और मुस्कुराकर 7वीं खिड़की की ओर देख रहा है। ये थी कृष्णचंद्र की लिखी कहानी खिड़कियाँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए विदा।